पीसीएस गाइड आपका स्वागत करता है। हम इस घटना चक्र के जरिए आज हम चर्चा करेंगे इतिहास की। जैसा पहले आपको बता चुके हैं कि हमने प्राचीन इतिहास का पार्ट 1 आपको प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें हम अभी तक पाषाण काल, सैंधव सभ्यता, वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और भागवत धर्म, शैव धर्म, 6ठी BC में राजनीतिक दशा, यूनानी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य, इतना मैंने बता दिया है। आज हम लोग का जो चैप्टर के अंतर्गत जो बताया जाएगा आपको वो होगा मौर्योत्तर काल, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, भारतीय दक्षिण भारत में चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग, और प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार, पूर्व मध्यकाल। इस तरह से आपको अनुमान हो जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि आपको रणनीति बनाना है बीपीएससी का तो 100% आपको सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर देख लेना जरूरी है। तो आइए हम चलते हैं प्रीवियस ईयर की। आप देख रहे हैं मौर्योत्तर काल, ये रहा आपका मौर्योत्तर काल, और मौर्योत्तर काल से संबंधित प्रश्नों को जानते हैं। ताम्र पत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो बिहार के राजाओं का संपर्क जावा, जिसे सुमात्रा से संबंधित है, जावा से संबंध था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आइए इनसे जुड़ी हुई तथ्य को जानते हैं। पालवंशी शासक देवपाल बौद्ध मत के थे। लेखों में उसे परमसौगत कहा गया, परम सौगत के नाम से उन्हें जाना गया। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी, याद रखेंगे, जावा के शैलेंद्र वंशी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, बलदेव पुत्र के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। तो ध्यान ये रखेंगे कि किनके अनुरोध पर, तो बलदेव पुत्र के अनुरोध पर जावा के शैलेंद्र वंशी शासक ने 5 गांव दान में दिए थे। और परम सौगत किन्हें कहा गया, तो पालवंशी शासक देवपाल को। आशा करते हैं इतनी तथ्य आप समझ में आ गया होगा। आइए समझते हैं हम प्राचीन काल की अगले प्रश्न, मौर्योत्तर की। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांवों में दान के लिए प्रार्थना की? अभी मैंने ऊपर आपको बताया है। तो अभी आप अनुरोध करने वाला शासक बलदेव पुत्र था। आपको मिल ही गया ऐसे प्रश्न। तो दोस्तों, ऐसे प्रश्न को जानने के लिए आपको सारे प्रीवियस ईयर को देख लेना जरूरी है कि किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ऊपर मैंने व्याख्या कर दिया है। आइए समझते हैं एक नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन की उपलब्धियां वर्णित है। आइए जानते हैं तथ्य को। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्रज्ञानों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख खुदे हुए हैं यहाँ पे। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में। आपसे पूछा जा सकता है कि जूनागढ़ अभिलेख किस लिपि में है, तो ब्राह्मी भाषा कौन सी है, तो विशुद्ध संस्कृत भाषा। इसमें रुद्रदामन की विभिन्न उपलब्धियों पर सुंदर प्रकाश डाला गया है, मतलब रुद्रदामन की उपलब्धि को प्रकाशित करता है। आइए समझते हैं हम आगे अगले प्रश्न को। तो ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न। आपसे पूछा है कि 2री शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो इस जलाशय की मरम्मत कराने वाला रुद्रदामन ही था। आइए समझते हैं व्याख्या के जरिए। तो व्याख्या में आपको क्या दे रखा है? रुद्रदामन प्रथम 130 से 150 ईस्वी का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। किस पहाड़ी से? गिरनार पहाड़ी। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेख में सर्वाधिक प्राचीन है। इस अभिलेख से सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण की सूचना प्राप्त होता है। अर्थात सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का सूचना हमें यही अभिलेख देता है जो रुद्रदामन ने प्रथम ने करवाया था। आइए समझते हैं हम अगले प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 है। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी, बीम कड़फिसेस स्वर्ण मुद्रा का सबसे अधिक प्रचलन किया था। आइए समझते हैं तथ्य को। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनके सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासित बीम कड़फिसेस, आपसे पूछा जा सकता है कि बीम कड़फिसेस किस शासक से संबंधित है? कुषाण। स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। आइए समझते हैं नेक्स्ट। शुंग वंश के बाद किस वंश का भारत पर राज हुआ? इससे पहले मैंने एक ट्रिक बताया, हसीन, मशुक,
हसीन मशुक को आप याद रखेंगे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, सतवाहन वंश। इस तरह से शुंग वंश के बाद कण्व वंश आया था। राइट आंसर इसको कण्वा वंश भी कहा जाता है, सी हो जाएगा। आइए समझते हैं इनसे जुड़ी तथ्य। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। अमात्य वासुदेव उनका था जिन्होंने षड्यंत्र से देवभूति की हत्या कर दी। वासुदेव ने जिन नवीन राजवंश का नींव डाला उसका नाम कण्व या कण्वायन वंश था। शुंगों के समान यह भी ब्राह्मण वंश थे। याद रखेंगे शुंग वंश एक ब्राह्मण वंश था, इस बातों को ध्यान रखेंगे। आइए समझते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर आपका है गुप्त और गुप्तोत्तर युग। तो इस तरह से हमने मौर्य और मौर्योत्तर काल को समझ लिया है। आइए समझते हैं हम गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग को। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय की एक कहानी है जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय स्त्री का वेश धारण कर शकों को पराजित किया था। आइए समझते हैं इनसे जुड़ी तथ्य को। समुद्रगुप्त के पश्चात उसका बेटा रामगुप्त शासक बना। समुद्रगुप्त का बाद रामगुप्त आया था, इस बातों को ध्यान रखेंगे। लेकिन शकों के आक्रमण का सक्षम विरोध न करने के कारण उसके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर दी और पत्नी ध्रुव देवी से शादी कर लिया और इस तरह से शकों का विरोध विजय किया। आशा करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे। आइए समझते हैं हम अगले प्रश्न को। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अभी मैंने जो बताया है समुद्रगुप्त, वही समुद्रगुप्त है जो रामगुप्त का पिता और चंद्रगुप्त का भी पिता था। आइए इनसे जुड़ी तथ्य को जानते हैं। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एक बात आपको याद रखना है कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखा है? तो विंसेंट स्मिथ ने। समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी। हालांकि भारतीय नेपोलियन की संज्ञा इस तरह से समुद्रगुप्त को ही दिया गया है। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जिसके लेखक हरिसेन हैं। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने करी? हरिसेन। इस बातों को भी ध्यान रखना है, जो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। आशा करते हैं इस बातों को आप समझ गए होंगे। आइए समझते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था वे थे, हुन को पराजित करने वाले स्कंदगुप्त थे। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आइए समझते हैं तथ्य को। हुनों को पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। सबसे पहले स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुनों का आक्रमण हुआ, इस बातों को ध्यान रखेंगे, जो कि 455 ईस्वी में उसका कार्यकाल था। स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह परास्त हुआ। हुनों को बुरी तरह स्कंदगुप्त ने परास्त किया। यूएस राय के अनुसार इस हुन आक्रमण का नेता खुशनेवाज था। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर उनका कोई तत्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन के गति को तेज कर दिया। स्कंदगुप्त की हत्या के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तथा 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हुनों ने कब्जा कर लिया। तो आइए समझते हैं अगले प्रश्न को। नालंदा विश्वविद्यालय की संस्थापक कौन था? तो आइए समझते हैं इनसे जुड़ी तथ्य को। तथ्य क्या कहता? तथ्य कहता है कि वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम के रूप में की जाती है। तो इस तरह से वो शक्रादित्य के रूप में कुमारगुप्त प्रथम को किया गया। कुमारगुप्त प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य था। तो इनकी दो उपाधियां शक्रादित्य और महेंद्रादित्य याद रखेंगे। ये कुमारगुप्त का नाम है जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी। आइए समझते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा था? तो अभी बताए हैं गुप्त, कुमारगुप्त से गुप्त युग था। नालंदा एक विख्यात बौद्ध मठ पीठ विश्वविद्यालय, यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसावशेष 12 गांव ग्राम में दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। तो किस शताब्दी में आया? 5वीं शताब्दी। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया। बाद में बुद्धगुप्त, तथागुप्त तथा बलादित्य नामक गुप्त शासकों ने इस विहार को दान दिया। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें याद रखना है। आइए समझते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपसे कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। यह बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री हुएनसांग नालंदा आया था, या बिहार या कहिए भारत आया था। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो नव नालंदा महाविहार आपको याद रखना है कि यह
पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। पाली अनुसंधान संस्थान, इस बातों को ध्यान रखेंगे। नवनालंदा बिहार, नवनालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र था। 20 नवंबर 1951 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। इस केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान हैं। यह बड़ी संख्या में श्रीलंका, यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देशों से पाली एवं बौद्ध अध्ययन पर अनुसंधान हेतु विद्यार्थी आते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे कि यह केंद्र जो है कब आधारशिला इसकी रखी गई थी। आइए जानते हैं हम अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है आपका कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान। आइए समझते हैं तथ्य को। तथ्य क्या कहता है? तथ्य कहता है नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुसलमान, याद रखेंगे तुर्क मुसलमान थे जो बख्तियार खिलजी के अधीन थे, आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है, अर्थात बौद्ध मतों को इसी ने पतन किया था। आइए समझते हैं। नीचे दिए गए हैं कुछ कथन और कारण, उसको ध्यान से पहले पढ़ना है और उसके बाद जवाब आपको देना है। तो 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। महाविहार को राजकीय प्राश्रय मिलना बंद हो गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सही है, ऐसा बोला है। तो उपयुक्त कथनों में यहाँ दिया है आर और ए और आर सही है, परंतु व्याख्या एक दूसरे का नहीं है। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। आइए समझते हैं चीज़ों को। यहाँ नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर, वर्तमान में राजगीर में पड़ता है, के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 12वीं सदी के अंत तक मुसलमान आक्रमण के फलस्वरूप इस महावीर का पतन हो गया। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घट गया, अर्थात पाल वंश जब आए तो उस समय विक्रमशिला विश्वविद्यालय के ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। इस तरह से नालंदा का महत्व घट गया। आइए समझते हैं अगले प्रश्न को। विचार करना है प्रश्नों पर और सही को विचार करना है। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल में दौरान आया था, और ये बात सही है कि हर्ष के नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे और जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो वेनसांग चंद्रगुप्त द्वितीय के समय नहीं, बल्कि वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो इस तरह से दोनों गलत है। आइए समझते हैं यहाँ पे क्या दिया है। बोला है कौन सा कथन सही है। तो कथन आपका उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। उपयुक्त में से कोई सही नहीं है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। आइए समझते हैं इनके तथ्य को। तथ्य कहता है कि फाहियान एक चीनी यात्री था और उसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। यहाँ के लोगों के जीवन का विस्तृत विवरण लिखा है। उसने अपने विवरण में राजा के नाम का उल्लेख नहीं किया। चीनी यात्री वेनसांग ने सम्राट हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया और उन्होंने हर्ष के द्वारा नालंदा में निर्मित कई मंजिलों के वाले मठ की महिमा का वर्णन किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कई मंजिलों वाले मठ का वर्णन नालंदा में किया गया है किसके द्वारा? तो वेनसांग के द्वारा। उन्होंने अपने विवरण में उल्लेख किया है कि हर्ष के काल में शूद्र कृषि करते थे। उन्होंने अपने वृत्तांत में इलाहाबाद, जिसे प्रयाग के नाम से जाना जाता है, आयोजित सम्मेलन का भी उल्लेख किया है। इत्सिंग 7वीं शताब्दी में चीनी बौद्ध यात्री और अनुवादक था। उन्होंने 7वीं शताब्दी के दौरान भारत आए 60 चीनी तीर्थयात्रियों के जीवन को लिखा है। आइए अगले प्रश्न को समझते हैं। फाहियान किसके शासनकाल में आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ये पहले भी बता चुके हैं। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी, तो सुंग यून किए थे, इनमें से कोई नहीं। चलिए आइए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या कह रहा है चीनी यात्री सुंग यून 518 से 521, 518 से 521 एक भी नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। ये देख लीजिए कब हुआ था। 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रातियाँ एकत्रित किए थे, तो बौद्ध धर्म के प्रतीक को एकत्रित करने वाले ये थे। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग। इत्सिंग किया था लगभग, आपको इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि इत्सिंग 7वीं शताब्दी में आया था, तो इनमें से कोई नहीं है ये उपयुक्त। तो यहाँ पे देखिए चीनी यात्री इत्सिंग 671 से 695, इस डेट को आप याद रखेंगे क्योंकि ये पूछा जाता है। 671 से 695 तक वह युवक था। अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेष देखने की इच्छा से पश्चात विश्व का भ्रमण करने के निश्चय किया। बाद में उसके साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया तथा वह अकेले कैंटन नगर से जहाज़ में बैठकर भारत की यात्रा पर चल पड़ा। वह दक्षिण समुद्री मार्ग से होकर भारत आया था, सुमात्रा होते हुए चीन वापस लौट गया। आइए समझते हैं अगले प्रश्न को। नगर का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो नगर का क्रमिक पतन
गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। आइए समझते हैं इनसे जुड़ी तथ्य को। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुआ। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया या वहाँ के आवासन पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसे महत्वपूर्ण नगर वेनसांग के आगमन तक गांव बन गया था, अर्थात खुद पाटलिपुत्र गांव बन गया था। मथुरा जैसे महत्वपूर्ण नगर कुम्हरार, सोनपुर, सहगौरा और उत्तर प्रदेश गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र ह्रास की प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आइए समझते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग में किया जाता था? तो इनमें से कोई नहीं जो उत्तर भारतीय व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता है, या इनमें से एक से अधिक भी हो सकते हैं। आइए समझते हैं तथ्य को जानकर। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एवं प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगु कच्छ, जिसको भरौच कहते हैं, जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण तथा कैम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। आशा करते हैं इसको समझ गए होंगे। यहाँ पे बोला है कि कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग में किया जाता था। तो यहाँ पे तो दक्षिण के लिए आपको हो गया जावा, लंका, सुमात्रा हो गया। वही पश्चिम के लिए आपका बंदरगाह भरौच हो गया, जहाँ पश्चिम देशों के समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण तथा कैम्बे उत्तर भारतीय व्यापार होता था। तो ये याद रखिएगा, आपसे उत्तर भारतीय ही पूछा है। यहाँ पे कल्याण और कैम्बे ये दोनों ही उत्तर भारत में व्यापार के लिए प्रयोग होते थे। तो एक से अधिक यहाँ पे राइट आंसर हो गया। आइए समझते हैं अगले प्रश्न को। इनमें से कौन सा गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो गुप्त काल में अपने औषधि के क्षेत्र में जाने के लिए आइए व्याख्या को जानते हैं। ऐसे इसमें दिया हुआ है सुश्रुत, सौमिल्य, शूद्रक, शौनक। तो इनमें से कौन होगा? उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने अंतिम उत्तर पत्रक में इस प्रश्न के सही उत्तर विकल्प ए माना है, अर्थात इसका सही उत्तर जो सुश्रुत है इसी को माना गया है, इसीलिए आपको सुश्रुत याद रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो इनमें से कोई नहीं आंसर दे रहा है, लेकिन इनमें से कोई नहीं आंसर होना ही चाहिए, लेकिन जो बीपीएससी है वो ए माना है, तो आपको ए भी याद रखना है। और भी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। आइए समझते हैं अगले प्रश्न को। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? तो वो शासक गुप्त वंश थे, जिसमें ग्राम अनुदान सबसे ज़्यादा दिए थे। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमिदानों का उल्लेख किया गया है, उससे यह स्पष्ट होता है कि भूमिदान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहीता को सौंप दी जाती थी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको गुप्त शासक के बारे में याद रखना है। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो भूमि राजस्व का दर उपज का 6ठा भाग अर्थात 1/6 भाग था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। आइए समझते हैं। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे, उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो षष्ठांश होता था। गुप्त अभिलेख भूमि कर को भाग अथवा उड़ग कहा जाता था। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि भूमि कर को भाग कहा जाता था या उड़ग कहा जाता था। भाग या उड़ग को आपको याद रखेंगे। गुप्त काल में किस प्रकार की भूमि का अपहृत कहा जाता था? किस प्रकार की भूमि को अपहृत कहा जाता था? तो आइए समझते हैं। अपहृत जो है बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपहृत कहा जाता है। व्याख्या देखिए। व्याख्या में बोला है कि व्याख्या में आपसे बोला गया है कि बिना जोती हुई भूमि को अपहृत भूमि कहा जाता था। यह गुप्त राजस्व व्यवस्था का एक पद है। गुप्त राजस्व व्यवस्था का एक पद है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अपहृत गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी। तो ये शीशे के सिक्के सातवाहनों के द्वारा जारी किए गए थे। आइए समझते हैं हम इनसे जुड़ी तथ्य को। तो इनसे जुड़ी तथ्य को समझते हैं। तथ्य बता रहा है कि गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या सातवाहन शासकों द्वारा जारी की गई थी। धातव्य है कि सातवाहन राजवंश की स्थापना सिमुक ने किया था। इनकी वास्तविक राजधानी की बात करें तो प्रतिष्ठान या पैठण था। पुराणों में इस राजवंश को आंध्र वृत्य या आंध्र जातीय कहा गया है। तो आपसे पूछा जाता है कि आंध्र जातीय राजवंश कौन था? तो सातवाहन था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और इसके संस्थापक सिमुक, इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। आइए समझते हैं अगले प्रश्न को। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो इनमें से सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन करने वाला
जैसा कि मैंने बताया कुषाण शासक भीम कड़फिसेस है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। कुषाण शासक भीम कड़फिसेस को स्वर्ण मुद्राओं को व्यापक पैमाने पर प्रचलन करने का श्रेय दिया जाता है इतिहासकारों के द्वारा। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति लेखक कौन है? तो हरिसेन, मैंने ऊपर ही आपको ये चीज़ बता दिया है, इसलिए इसकी व्याख्या आप थोड़ा देख सकते हैं। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक हरिसेन था। हरिसेन ने इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त के विषय में प्रशंसात्मक वर्णन, मतलब अशोक के स्तंभ पर प्रशंसात्मक प्रस्तुत किया है, जिससे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। प्रशंसा है इसलिए इसको प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता था। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के प्रशासनीय पदाधिकारियों के भी नाम मिलते हैं और संधि विग्रह, कुमारगुप्त तथा महादंडायक आदि के नाम मिलते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। कला की गंधार शैली निम्न में से फली फूली, तो कला की गंधार शैली कुषाण शासकों के समय ही फली फूली। इस चीज़ को मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए अब हम आपको बताएंगे नेक्स्ट। यहाँ देखिए अगले प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वंश का शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और ऐसे प्रश्न ही पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ इक्ष्वाकु को श्री पर्वतीय कहा गया है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। इस इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय, जिसको श्री पर्वत का शासक तथा आंध्रवृत्य आंध्रों का नौकर कहा जाता गया है। पहले वे सतवाहनों के सामंत थे, किंतु उनके पतन के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। इस वंश का संस्थापक श्री शांत मूल था, इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि श्री पर्वतीय शासकों के द्वारा जो है इक्ष्वाकु, किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा जाता था? तो इक्ष्वाकु वंश के संस्थापक श्री शांत मूल थे और सतवाहनों के बाद आए थे। इस बातों को ध्यान रखना है। आइए समझते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपसे, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? तो पुष्यभीति वर्धन राजवंश की स्थापना क्या था? आइए समझते हैं इनसे जुड़े तथ्य को। बाणभट्ट की रचना हर्ष चरित्र के अनुसार वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति नामक व्यक्ति ने स्थानेश्वर में की थी। हर्षवर्धन इस वंश का सबसे महान शासक हुआ। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वर्धन वंश का सबसे महान शासक हर्षवर्धन। कविबान निवासी था। कविबान जो है इनमें से कोई किसी का निवासी पाटलिपुत्र, भोजपुर और थानेश्वर कहीं का निवासी नहीं था। जानते हैं जुड़े। बाणभट्ट का जन्म बिहार में सोन नदी के किनारे अवस्थित प्रीतिकूटा नामक गांव में, याद रखेंगे प्रीतिकूटा आपसे पूछा जा सकता है कि बाणभट्ट का जन्म किस गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम भी पूछा जा सकता है चित्रभानु, तथा माता का भी नाम पूछा जा सकता है राजदेवी। तो चित्रभानु, राजदेवी, इस बातों को ध्यान रखना है। प्रीतिकूटा गांव में इनका जन्म हुआ था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? तो ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, हुएनसांग इनके शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री हुएनसांग भारत आगमन है। उनकी उत्कट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ था। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि हुएनसांग का मन था कि हम बौद्ध ग्रंथों को देखें, बौद्ध पवित्र स्थलों को देखें, जिस समय भारत में आना बहुत ही सरल था और इसलिए वे भारत आया था। आइए समझते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे बोला है, इससे पहले मैं उनसे जुड़ी थोड़ा और कुछ तथ्य बता दूं कि उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखा है जिसे सीयूकी कहा जाता है। तो हुएनसांग का किताब का नाम सीयूकी है। सीयूकी आप नोट कर लेंगे। हुएनसांग भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए हुएनसांग के समय मथुरा था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। चीनी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। उसके अनुसार मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, जबकि वाराणसी रेशमी वस्त्र के लिए। पूछा जा सकता है कि हुएनसांग के समय वाराणसी किस वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था? तो रेशमी। हुएनसांग बताता है कि थानेश्वर की समृद्धि का प्रधान कारण वहाँ के व्यापार था। व्यापार के कारण समृद्धि का। और बाण ने थानेश्वर नगरी को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि कहा। तो बाणभट्ट ने थानेश्वर के लिए चिंतामणि भूमि किसके लिए कहा है? तो थानेश्वर कहा गया है। तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि, और व्यापारियों के लिए लाल भूमि, ये शब्द आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं कि इसको नोट करके आप याद करेंगे। तो चिंतामणि भूमि ये अतिथि थानेश्वर नगरी के अतिथियों के लिए प्रयोग किया गया, वही लाल भूमि व्यापारियों के लिए प्रयोग किया गया। रेशम वस्त्र के लिए आपको ध्यान रखना है कि रेशम वस्त्र वाराणसी और सूती वस्त्र मथुरा। यहाँ के निवासी अधिकांश व्यापारी थे जो विभिन्न वस्तुओं व्यापार करते थे। उज्जैनी तथा कन्नौज भी इस काल में आर्थिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध होते थे। इस बातों को ध्यान रखेंगे। चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन
किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो ये पहले भी बता चुके हैं आपको, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए ही वो आए थे। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इनका डी। आइए समझते हैं हम अगले तथ्य को। तथ्य क्या है? 637 ईस्वी में ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र, ये पूछा जा सकता है कि जिस समय नालंदा विश्वविद्यालय में ह्वेनसांग आया था तो आचार्य कौन थे? तो शीलभद्र थे। लगभग 1.5 वर्ष तक नालंदा में निवास कर उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धान्यकटक होता हुआ कांची पहुँचा। अपनी यात्रा के दूसरे दौर में ह्वेनसांग पुनः नालंदा आया, वहाँ उसने व्याख्या दी। आइए समझते हैं अगले प्रश्न को। अगला अब हमारा प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला से संबंधित प्रश्न होगा। तो खजुराहो मंदिर स्थापत्य का निर्माण में सहयोगी थे, तो ये चंदेल शासक सहयोगी थे। आइए हम इनसे जुड़े तथ्य को जानते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं को द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। इन मंदिरों का निर्माण मुख्यतः 10वीं-12वीं शताब्दी के मध्य 950 से लेकर 1050 के बीच में कराया गया था। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वप्रमुख है। आपसे पूछा जा सकता है कि कंदरिया महादेव की मंदिर कहाँ है? तो यहीं पे है, आपको ध्यान रखना है। और कितना से कितना टेन्यूर के बीच में है? तो 10वीं से 12वीं शताब्दी के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। बुद्ध की प्रतिमा, प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुआ था? तो सबसे प्राचीन प्रतिमा इसमें से कोई नहीं है। आइए समझते हैं नेक्स्ट के। कुषाण काल में गंधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्व को बहुसंख्यक मूर्तियों निर्माण हुआ। BS अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बौद्ध मूर्तियों का निर्माण हुआ। तो BS अग्रवाल कहता है कि मथुरा में ही सबसे पहले बौद्ध मूर्ति बने, जहाँ इनके लिए पर्याप्त आधार था। ह्वेनसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी। वही आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से लेखक हैं। BS अग्रवाल हैं जो कह रहे हैं कि मथुरा में बने हैं। वही आपको ये ह्वेनसांग के अनुसार जो है यह कौशाम्बी में बनी। परंतु अनेक विद्वानों का महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा का निर्माण श्रेय गंधार कला को देता है। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा किस शैली में। तो आपको सभी शैलियाँ मैंने बता दिया है कि गंधार शैली भी आता है, उसके बाद आपको है कौशाम्बी शैली भी आता है, उसके बाद आपको मथुरा शैली भी आते हैं। तो तीनों शैली में बने हुए हैं, इसलिए इस पर विवाद है, आपको ध्यान रखना है। कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। तो यह कुषाणों के समय फली फूली, ये पहले भी पढ़ चुके हैं। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस काल के महत्वपूर्ण अवशेष है? तो इन क्षेत्रों में देवगढ़ में मंदिर है और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर है। तो इन क्षेत्र ये क्षेत्र मतलब कितने काल का महत्वपूर्ण अवशेष है ये बोला है। तो ये कौन से काल का महत्वपूर्ण अवशेष है? तो ये हो जाएगा, आपको देख लीजिए, गुप्त काल का है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में अवस्थित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दशावतार मंदिर किस जिले में अवस्थित है? यह गुप्तकालीन मंदिर है। वहीं इलाहाबाद में गढ़वा के किले में निर्मित गढ़वा मंदिर भी गुप्तकालीन है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आइए समझते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपसे बोला है बोधिसत्व पद्मिनी पेंटिंग स्थित है। तो बोधिसत्व पद्मिनी पेंटिंग अजंता में स्थित है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। बोधिसत्व पद्मिनी की पेंटिंग अजंता में स्थित है। धातव्य है कि यह असाधारण भित्ति चित्र प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत का है, जो अजंता के चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। बौद्ध मठ के आंतरिक भाग में संरक्षित है। यह राजसी और दैवीय स्थिति दोनों के संकेत के रूप में पहने जाने वाले विस्तृत मुकुटों का सबसे पहला दृश्य प्रमाण प्रदान करता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा गया था कि बोधिसत्व पद्मिनी की पेंटिंग स्थित है। तो इसमें जो है यह पेंटिंग असाधारण है, मध्ययुगीन लग रहा है और अजंता के चट्टानों में काटकर बनाए गए हैं। बौद्ध मठ के आंतरिक भाग में संरक्षित है। यह राजसी और दैवीय स्थिति दोनों के संकेत यहाँ पे मिलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है? तो विधवा दहन का उदाहरण निम्न में से उल्लेखित है। तो इसका उल्लेखित है भानुगुप्त एवं एरन अभिलेख में ऐसा वर्णन देखने को मिलता है। आइए समझते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न को। उससे पहले विवरण जान लेते हैं। भानुगुप्त के एरन अभिलेख में विधवा दहन अर्थात सती का उदाहरण मिलता है। इस अभिलेख में किसी भोजराज नामक सेनापति की मृत्यु पर उनकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है। एरन मध्य प्रदेश के सागर जिले में विदिशा के निकट बेतवा नदी के किनारे स्थित है। तो एरन कहाँ है? बेतवा नदी के किनारे। भानुगुप्त के एरन अभिलेख है, इस बातों को ध्यान रखें, जिसमें दहन अर्थात सती का उदाहरण मिलता है। खजुराहो मंदिर स्थापत्य निर्माण में सहयोगी थे। तो कैसे? तो यानी चाहमान से सहयोगी थे। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे, तो चाहमान। आइए समझते हैं नेक्स्ट चीज़ों को। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजा 905 से 1005 के बीच में बनाए थे। कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। बहादुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है।
बाराबुदूर विश्व में सबसे अद्भुत है और इसकी मूर्ति और मूर्ति कला किसका शानदार उदाहरण है। तो इसमें राइट आंसर एक से अधिक या कोई नहीं होगा। आइए समझते हैं। यहाँ पे दिया है कि बहादुरपुर स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है और इसकी मूर्ति और मूर्ति कला भारत जावा कला का उदाहरण है। इस स्तूप का निर्माण 8 से 9वीं शताब्दी में हुआ था। आशा करते हैं इसका समझ गए होंगे। आइए समझते हैं हम अगले को। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मशीनरी भेजा था। तो ये मशीनरी भेजा था समुद्रगुप्त द्वितीय के पास मशीनरी भेजा गया था। आइए समझते हैं। मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए समुद्रगुप्त के पास एक मशीनरी भेजा। समुद्रगुप्त ने सिलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में एक मठ बनाने की अनुमति दी। तो यानी समुद्रगुप्त ने सिलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में एक मठ बनाने के लिए अनुमति दिए थे। तो इस तरह से आपने देख लिया। अब हम दक्षिण भारत के चोल, चालुक्य और पल्लव को समझेंगे, कैसे प्रश्न आते हैं। चोल वंश के संस्थापक, तो चोल वंश के संस्थापक विजयालय है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। आगे समझते हैं। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने किया था, जो प्रारंभ में पल्लवों के सामंती सरदार था। उसने 850 में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया और शैव मंदिर एवं राजराजेश्वर मंदिर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। तो इस बातों को भी ध्यान रखेंगे कि अपने अधिकार में कर मतलब 1850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया और इस तरह से राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। तो राजराज प्रथम याद रखेंगे कराने वाला था। चोल काल में किसके लिए प्रसिद्ध था। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था। तो चोल काल ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। इस बातों को ध्यान रखेंगे, ग्राम पंचायत। आइए समझते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या बोला है। इससे पहले थोड़ा चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वायत्त शासन ग्रामीण संस्था, जिसको हम पंचायती राज व्यवस्था के जनक भी मानते हैं, संचालन में प्रचलित है। ग्राम पंचायत चोल काल में प्रसिद्ध था। उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख से ग्राम सभा का कार्यों का विस्तृत वर्णन होता है। आइए समझते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न को। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य का व्यापक स्तर पर स्थानीय शासक के लिए प्रसिद्ध था। तो स्थानीय शासक के लिए कौन सा प्रसिद्ध है। तो प्रसिद्ध आपका हो जाएगा चोल शासक। स्थानीय स्वशासन के लिए चोल शासक महत्वपूर्ण है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपका है, देखिए अब हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न आ गया है। यहाँ देखिए कैलाश मंदिर के किस वंश ने और किस राज्य में बनाया गया है। तो कैलाश जो है चोल और पल्लव और तमिलनाडु में बनाया गया है कैलाश मंदिर, इस बातों को ध्यान रखेंगे, पल्लव और तमिलनाडु। आइए समझते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न कहा गया है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था। तो चोल वंश के संस्थापक आपको ध्यान रखना विजयालय था, इस बातों को ध्यान रखेंगे। आइए समझते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने किया था, जो प्रारंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। उसने 850 में तंजौर। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि चोल शासक के बारे में ये सही दिया हुआ है। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था। तो चोल काल आपको ध्यान रखना है वह ग्राम पंचायतों के लिए प्रसिद्ध था। आशा करते हैं इस बात को समझ गए होंगे। आइए समझते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या बोला है कि चोल शासन, उससे पहले तथ्य को और जान लेते हैं। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वायत्तशाही ग्रामीण संस्थाओं में संचालन प्रचलित है। ग्राम पंचायत को चोल काल में प्रसिद्ध था। उत्तर मेरूर से प्रसिद्ध अभिलेख से ग्राम सभा के कार्यों को आदि को